तो आज हम इसी तरह से बहुत सिंपल, सहज, सरल तरीका से एक रोग जो आम तौर पर हर किसी के घर में, हर किसी के गली मोहल्ले में, हर किसी के मोहल्ले में, हर जगह क्लिनिक में अगर 10 पेशेंट आएगा, उन 10 में से 3 पेशेंट तो कॉन्स्टिपेशन का ही आएगा कि सर बड़ी दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह जो है हंगामा मचता है हमारे घर पे, क्या हो गया, क्या बताए सर, एक ही बाथरूम में 4 लोग घर के सदस्य है, सबको कब्जियत हो रखी है और सुबह हमेशा ही डंडे बजते, घर पे झगड़ा होता है, बाथरूम में कौन पहले घुसा, उसमें कंपटीशन हो जाता है, उसमें जो बड़ी दिक्कत होती है कि जो अंदर गया पहले वो निकलता ही नहीं है, वो निकले तो फिर कोई दूसरा जाए, जो दूसरा जाएगा उसका भी वही हाल है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और अगर आप चाहते हो कि भैया इस पेशेंट को तो मुझे बांध के रखना, यानी इस मैं तो इसके फैमिली डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अच्छा है पेशेंट, तो इसके लिए क्या फार्मूला हमें लगाना चाहिए, जैसे मैंने पहले श्वास के लिए बताया, अर्थराइटिस के लिए बताया, तो नोट करिए जरा, कॉन्स्टिपेशन जैसे अवस्था में हमें क्या फार्मूला लगाना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन सामान्य रूप से 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, लिखिए जरा, आमजन्य, कॉन्स्टिपेशन को आनाह बोलते हैं, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, आनाह। एक है आमजन्य आनाह और दूसरा है पुरुषजन्य आनाह, दूसरा है पुरुषजन्य आनाह। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको, दुनिया का कोई तुर्रम खान पेशेंट आए तो भी इस युक्ति से आप उस पेशेंट को कॉन्फिडेंटली आप उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हो, इस सूत्र के आधार पर, क्योंकि मेडिसिन और चिकित्सा सूत्र के आधार पर काम करते हैं। एक का नाम है आमजन्य आनाह, दूसरे का नाम है पुरुषजन्य आनाह। जब रोगी आकर के बोलता है कि सर क्या बताऊं, पेट तो मतलब लेटिन तो होता है, लेटिन तो होता है, सशब्द आवाज सहित मल निकलता है, स्टूल जो गिरता है वह थोड़े मात्रा में गिरता है और जो गिरता है वह फ्लश में चिपक जाता है, वह जो स्टूल है स्निग्ध यानी चिकना होता है, चिपचिपाहट से युक्त होता है, कभी कभी पेट में दर्द भी होता है, पेट साफ तो होता है सर मगर खुल के साफ नहीं होता, मल का क्वालिटी चिकना होता है, पानी में बाल्टी में अगर उसको 1 चम्मच मल को उठा के डाल दो तो वह मल जो है बाल्टी के नीचे जाकर के बैठ जाता है, ठीक है, पेट में भारीपन लगता है ऐसा भी बोलते हैं, और कभी कभी खांसी होती है, कभी कभी सिर में दर्द होता है। अगर इस लक्षण के साथ पेशेंट आता है, मतलब कुल मिलाकर के इस तरह के लक्षण के साथ आता है, तो इसको हम बोलेंगे आमज आनाह। क्या बोलेंगे, आमज आनाह। ये कैसा है, आम से युक्त है। अब मैं यहाँ पर आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, लेकिन यहाँ इसी मेडिसिन के गुणधर्म के हिसाब से आप दूसरे मेडिसिन भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सूत्र वही होनी चाहिए। ऐसे अवस्था में जहाँ रोगी बोलता है सर लेटिन तो होता है लेकिन खुल के नहीं होता, ऐसा लगता है कि अभी मतलब पेट में चीजें भरी पड़ी है और मुझे उठना पड़ रहा है, मल आ भी रहा है, चिपचिपा मल आ रहा है, दुर्गंधित मल आ रहा है, आमज, आम जो होता है ना दुर्गंध युक्त होता है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, स्टूल में म्यूकस से भरा हुआ है, फ्लश में वही म्यूकस ही फ्लश में चिपकता है, इसको बोलते हैं आमज आनाह। यहाँ एक दवाई जो सबसे अच्छा काम करता है उसका नाम है एरंड भ्रष्ट हरितकी, एरंड भ्रष्ट हरितकी। यह मतलब इसको हम गंधर्व हरितकी भी कह सकते हैं, एरंड भ्रष्ट हरितकी या गंधर्व हरितकी,
यहाँ इस अवस्था में सबसे अच्छा काम करता है। यहाँ पिच्छिल मल को, जो ये एरंड तेल है, वो अपने स्नेह से उसको उबाड़ के अनुलोमन करता है। हरड़ है इसमें, ठीक है। और दूसरा है पूरी सज आनाह। पूरी सज आनाह में क्या होता है, सर दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन मल द्वार से मल बाहर आने का नाम नहीं लेता। इतना दर्द, इतना पीड़ा, इतनी परेशानियां, पूछो मत। जो मल मुश्किल से निकल भी जाए तो कड़क मल है, रूखा है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो सर खून भी आता है, ब्लड भी आता है, दर्द होता है, जलन होता है। अगर ऐसी बातें कोई कहता है और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन होता है, सर भगवान करे सुबह सुबह मुझे बस लेटिन ना आए, बस सुबह ना हो, क्योंकि सुबह होते ही लेटिन का बेग तो आता है। दर्द हो रही है, बेग आ रहा है। अभी मैं नेपाल में गया तो मेरे साथ ऐसा ही हो गया। महाराज क्या बताया, 13 दिन तक नमक नहीं खाया, 13 दिन तक खाना नहीं खाया, 13 दिन तक अब वो जो उस विधि में जो जो चीजें हमें मिली उस हिसाब से खाया, कॉन्स्टिपेशन हो गई 12वें दिन में। मतलब 13 दिन तक, 11 दिन तक कुछ नहीं खाया, 12वें दिन हमने थोड़ी नमक और ये सारी चीजें खाए। अब 12वें दिन भी लेटिन नहीं, 13वां दिन भी नहीं, 14वां दिन इतनी बुरी हाल हो गई, लेट में जाके बैठता हूँ, दर्द हो रहा है, निकल ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर जो एलोपैथ में होता है ना, वो एनीमा का जो होता है, बोतल में मिलता है, उसको ला करके जब मैंने लगाया, उसके बाद सांस में सांस आई। तो ये क्या है, पूरी सज आना है। पूरी सज आना अगर है, सर पूरी सज बोल रहे हो, पूरी पुरीस इज इक्वल टू, स्टूल को पुरीस बोलते हैं ना हम। यह वात दोष प्रदान होता है। यह वायु के रुक्ष, शीत, लघु, कौन कौन से, रुक्ष, शीत, लघु, इस गुण से युक्त होता है। जब हम नाड़ी चेक करते हैं तो अपान वायु में, जैसे अब मैं आपको नाड़ी भी यही बता देता हूँ। हमारे पास पेशेंट आया का सर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अपान क्षेत्र में गुरु स्निग्ध पिछिला अगर स्पाइक दिखता है तो यह क्या है, आमज आना है। और वहां पर रुक्ष, लघु, शीत स्पाइक दिखता है, मतलब शीत तो नाड़ी में स्पर्श करने पर शीत लग रहा है, हाथ में स्पर्श करने पर शीत लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और नाड़ी में पतला पतला सा तार जैसा स्पाइक हो रहा है, समझ लो पूरी सजा है। नाड़ी स्पर्श करने पर गर्म लग रहा है, और उंगली में पिछिलता, भारी भारीपन स्पाइक अगर लगता है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आमज आना बोलेंगे। समुना जी, दीप कुमार जी, आया समझ में? अगर आमज जी आना है तो नाड़ी में क्या दिखेगा, अपान के क्षेत्र में नाड़ी में क्या दिखेगा, पिछिलता दिखेगी, हैप्पीनेस दिखेगा, गुरुपन दिखेगा। शरीर नाड़ी में, कलाई में हाथ लगाने पर गर्म महसूस होगा। ध्यान देना, उष्ण जो है वो आम का प्रतीक है। उष्ण क्या है, आम का प्रतीक है। किसी के भी हाथ लगाया ऐसे करके कहीं और वो ठंडा, एकदम गर्म महसूस हो रहा है, समझ लो यह आम से युक्त है। लेकिन ठंडा लग रहा है तो यह शीत गुण है। शीत किसका है, वायु का। कफ में भी शीत होता है, लेकिन ज्यादातर शीत गुण जो है वायु के कारण से बढ़ता है। विजय लक्ष्मी जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से। सर हमें तो लग रहा है कि ऐसे पेशेंट हमारे आसपास ही, हमारे कुछ चीजें हमारी सास को ही हैं, वही देख रहे हैं। हाँ, बस अब करो। अगर पूरी सज आना है तो मैंने देखा है पंच सकार चूर्ण, पंच लिखिए जरा, पूरी सज आना में
जहाँ दर्द हो रहे है, अड़ंग बड़ंग को जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पंच सकार चूर्ण अच्छा काम करता है। दूसरे नंबर में यहाँ आपको वस्ती, एनिमा, मात्रा बस्ती, तिल तेल का दे दो, किसी भी चीज का। क्यों? क्योंकि यहाँ वायु अपने रुक्ष आदि गुणों से बड़ा हुआ है, वो यहाँ पर है। अनुलोमन करने के लिए आप ये दे दो, आपका क्या नाम है, इसमें पंचसकार चूर्ण इसमें अच्छा काम करता है। अभयादि मोदक इसमें अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके उधर आप कुछ भी अपनी युक्ति से दिमाग लगा सकते हैं, बस जो रुक्षता को ठीक करे। अब पंचसकार चूर्ण कैसा है? वो रुक्ष है। जी हाँ जी, ये रुक्स होने की वजह से पंचसकार चूर्ण फिर वायु की वृद्धि नहीं करेगा वहां पे? क्या करेगा? अनुलोमन भी करेगा ना पंचसकार चूर्ण। पंचसकार चूर्ण क्या है? वातज जो आम है, बेसिकली यहाँ पर भी आम ही तो है। ऊपर जो आम है वो कफ वर्गीय है, नीचे जो पुरीसज में यहाँ पर भी तो वायु, आमज वायु है ना, मतलब जो वायु है वायु आम से युक्त है, इसीलिए तो शीत गुण बढ़ा। देखो, वायु अपने शीत गुण से बढ़ता है, तो वातज आम है ये। और अगर कफ और पित्त उष्ण गुण से बढ़ते हैं, तो यह कफ पित्तज आम है। तो यहाँ पर जो वायु है वो आम से युक्त है, उसके वायु का आम रुक्ष गुण वाला होता है। देखो, आम होकर के भी रुक्ष गुण, लेकिन वो शीत गुण के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। तो पंच सकार चूर्ण उष्ण प्रकृति का होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ और भी युक्ति लगा सकते हैं जो शीत गुण का भेदन करता है। जैसे जैसे आप संज्ञा स्थापन गण के जो औषधि है, क्या क्या है? हींग है, और क्या है? जटामासी है, वायुविडंग है, और क्या क्या है? तो उन सारे वनस्पतियों में से जो भी उपलब्ध है उसको पीस करके क्या नाम है इसका, मालकांगनी के मालकांगनी है, वो भी संज्ञा स्थापन करता है। इन सारों को पीसो, पीस करके नाभि के नीचे पीछे L4 L5 वाले उस पॉइंट में, कुक्षी प्रदेश में, वहां पर उसका लेपन कर दो। तो लेपन करने से क्या होगा? वो शरीर के अंदर चेतना देने का काम करेगा। और है ना, क्योंकि हमने नाड़ी में क्या पढ़ा था कि शरीर के अंदर अगर कोई ऑर्गन चेतना से विहीन हो गया, उसका चेतना ही खत्म हो गई, तब वो अपने काम करने में विस्मृति हो जाता है, भूल जाता है, उसके बाद दिक्कतें होती है। तो चेतना देने के लिए हमने उसको लगाया। उसके बाद हमने पंचसकार चूर्ण लिया, अभयादि मोदक लिया या अभयारिष्ट लिया। तो ये सारी के सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ हमने मात्रा बस्ती लिया, अभ्यंग किया न, ये क्या नाम है, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट में जाकर के देखो, तो वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में बहुत बढ़िया लिखा हुआ। देखो, पूरी समय मैं आपको बताता हूँ। देखो, मलावस्तंभ, देखो वेबसाइट में कितनी सारी चीजें आ जाता है ना। अब ये जो मलावस्तंभ जो है, हम क्या करते हैं कि अगर किसी का, अभी मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया, देखो तीसरा कॉन्सेप्ट ये वेबसाइट बता रहा है। अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि अच्छा इसको आमज है या पूरी सज है इसमें सोचते, लेकिन फिर भी वो चिकित्सा करने से ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट। लेकिन हम ये तो दिमाग में ही नहीं रखते कि भाई अच्छा इसको काम क्रोध भय शोक, इनसे वायु बढ़ा, वायु बढ़ने के वजह से स्तंभन हो गया मल का, है ना, तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ऐसे अवस्था में चिंता से, शोक से, भय से, या लीवर से रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो, और उसका संबंध अगर हमारे अगर मन के साथ है, बुद्धि और इंद्रियों के साथ है ना, तो समझ लो कि जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि एक आदमी है, स्मृति उसका नष्ट हो गया है, याददाश्त नाम का कोई चीज नहीं है, लैट्रिन करने के लिए बैठ गया। अब वो चेतना जो है, जब हमारे जो चेतना है जो हृदय में स्थित है, बुद्धि, वो कर्मवाहिनी उन शक्तियों को जब वो आज्ञा देगा,
कि भाई जाकर के अपान वायु को बोलो कि खोले अपने गेट, तभी तो सारे काम होना है। अगर स्मृति, चेतना, बुद्धि, इंद्रियों की ये सारी चीजें, मन का संबंध, अगर इसमें भी कोई व्यवधान होगा तो उसके परिणाम से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। उस अवस्था में जो मर्जी दवाइयां दे दो, चाहे एरंड भ्रष्टाचार की दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता। तो ऐसे अवस्था को देख करके उसको शिरोधारा भी करना पड़ेगा। उसको अनुलोमक द्रव्य देने से पहले शिरोधारा करो, या लीवर एंजाइम को बढ़ाने वाले कुछ मेडिसिन दे दो, लीवर को प्रिपेयर और रिपेयर करने वाले कुछ काम करो, शिरोधारा करो। मन के ऊपर काम करने वाले ब्राह्मी हो गया, जटामासी हो गया, शंख पुष्पी हो गया, इन मेडिसिन से उसका पोषण करो उसके मन का। उसके बाद फिर बाकी चीजें अगर आप करोगे तब ये पेशेंट को यहाँ ठीक मिलेगा, सही रहेगा। ठीक है। उसके साथ साथ स्नेहपान कराना है, स्वेदन कराना है, अभ्यंग कराना है। यदि आम अवस्था में कफ यदि है तो पहले आम का पाचन करना है, उसके बाद स्नेहन करके विरेचन कराना है। यही इसका क्रम है। वर्ती देना है, जैसे अगर उदावर्त के कारण से विबंध हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो वर्ती देने की व्यवस्थाएं इसमें हमने पहले एक एरंड स्नेह वस्ती के करके आता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन में। जैसे अभी मैंने आपको कहा ना, पूरी सजा आना हमें एरंड स्नेह वस्ती, एरंड स्नेह वस्ती, इस वस्ती को देना चाहिए। एक मंजिष्ठादि चूर्ण के करके आता है, यह भी कॉन्स्टिपेशन जैसे अवस्थाओं में। अवयादि क्वाथ हो गया, ये भी यहाँ काम करता है। ऐसे करके वस्ती का प्रयोग हमें यहाँ करना है, जैसे हमने यहाँ पर बताया। यहाँ पर पथ्य में पालक, कच्चा पपीता, यव, कुलमास, अल्प व्यायाम, व्यायाम थोड़ा सा कम करना होगा कॉन्स्टिपेशन जैसे अवस्थाओं में, हम पहले पढ़ते आ चुके हैं। कब्जियत अगर हो तो व्यायाम नहीं करना है, और निदानोक्त आहार विहार जो है उसका हमें पालन करना है। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है कि क्यों हुआ है ऐसा, उसके बाद फिर हमें उसकी चिकित्सा के लिए प्रवृत्त होना है। ऐसा नहीं कि क्या हो गया जी, कब्जियत हो गया, अच्छा चलो आप ये दवाई खाओ, ऐसा नहीं, रेंडमली इस तरह से नहीं देना है ना। आ गया आप लोगों को सबको समझ में। पूरी सा आना में अक्सर वस्ती का हमें प्रयोग करना चाहिए होता है। एरंड मूलादि निरूहा वस्ती इस मामले में बहुत अच्छा काम करता है। अगर पूरी सा आना हो तब उस व्यक्ति को अगर ये लंबे समय तक हो तो उसके वजह से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरीज में दिक्कत हो गया, उसके वजह से उसके सर्वाइकल हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गई, कान में दर्द, आँख में प्रॉब्लम, आँख में जो है कि आँख में चश्मा लगना, मुंह में बदबू आना, नाक में कोई पॉलिप्स होना, सिर में दर्द होना, सिर में ब्रेन ट्यूमर होना, इन सब का संबंध पूरी सजा आनाहा के साथ है। आप ग्रंथ का करें तो ऐसे अवस्था में हमें क्या करना होगा, इन सारी चीज, मान लो कि उसको पूरी सजा आना है लंबे समय से, और उसके परिणाम से उसके सिर में, ब्रेन में ट्यूमर हो रखा है, तो ट्यूमर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एरंड मूलादि निरूह वस्ती बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ में पंचशकार चूर्ण या युक्ति से हमारा जो व्यवस्था क्या है, अनुलोम करना है। और उसके साथ साथ में क्या बोलते हैं इसको, टॉप बात बोलते हैं ना, ये अनाहा का सबसे अच्छा चिकित्सा है उदावर्त में, या नाभि से नीचे वाले जितने भी पोषण में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है। टॉप बात मतलब एक टॉप में पानी डालना है, गर्म पानी, उसमें अगर हो सके तो कुछ काढ़ा बना करके उसमें आप डाल दीजिएगा जड़ी बूटियों का। कुछ ना मिले तो एरंड जो उसका जड़, उसके पत्ते, उसी को बढ़िया सा कूट काट करके उसमें डाल दो टॉप में, गर्म पानी वहाँ पर व्यवस्था करो, रोगी को बैठाओ, कम से कम 45 मिनट तक वहाँ पर पहले बढ़िया सा बाहर आप तेल से मसाज करके, और वहाँ का जो है उस रूम का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होना चाहिए, और रोगी को उसमें बैठा दो। अवगाह स्वेद गुरुजी, अवगाह स्वेद बोलते हैं। तो अवगाहन स्वेद अगर आप करोगे तो ये उस अवस्था में, मतलब चाहे कहीं पर भी ट्यूमर हो और उसका संबंध आपको पूरी सजा आना दिखता है, तो हमें कंपलसरी डेफिनेटली ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रंथकार ने सारे की सारी व्यवस्था बताया है।
एक चीज में आपको और जो किसी भी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, सारे के सारे चीजें एक साथ उस पेशेंट में करना है। डायग्नोसिस के संदर्भ में भी सिर्फ नाड़ी सीख लिया भैया मैं तुरम खाना हो गया, वहां तक नहीं रहना। जीवा भी देखना सीख लो, नाड़ी देखना सीख लो, आंख देखना सीख लो, शब्द परीक्षण, है ना, त्वचा स्पर्श परीक्षण, सब कुछ, इसके मूत्र परीक्षण, सब कुछ आपको सीखना है। सिर्फ नाड़ी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जीभ देख करके हम किसी भी डिजीज के ऊपर हम फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो दुनिया में इतने सारे इक्विपमेंट क्यों बने, डायग्नोसिस के इतने सारे टूल जो आज बाजार में अवेलेबल है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना? नहीं ना, जरूरत ही नहीं थी भाई किसी का, चलो जीभ देख लो डायग्नोसिस हो जाएगा, ये है वो है। तो आप, हाँ विजय लक्ष्मी जी आप पढ़ो ग्रहणी, ग्रहणी चरक में ग्रहणी रोग चिकित्सा, वहां पूरी इसके बारे में व्यवस्था है सारी चीजें। तो इस तरह से सारे के सारे डायग्नोसिस करना है। और चिकित्सा के आजकल क्या है कि कोई मर्म थेरेपी लेकर के अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया, उसको और किसी से मतलब नहीं, अगला कहता है भाई हम तो मर्म से ही सारी चीज करेंगे। मर्म भी अच्छी चीज है, आयुर्वेद का एक अंग है, लेकिन आप सिर्फ मर्म से सारी चीजें नहीं कर सकते। कोई भी एक डिजीज में मर्म उसकी एक अवस्था में प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा है, सभी अवस्थाओं में नहीं होगा। कुछ लोग जो है सिर्फ जड़ी बूटी काढ़ा ही पिला करके रोग ठीक करने की बात करते हैं, कुछ अवस्था में उस डिजीज की एक अवस्था में ये काम करता है। हमें क्या करना होगा, अवस्था के हिसाब से जो चीज की जरूरत पड़ती है उससे सारी चीजें करनी पड़ेगी। जहाँ अभ्यंग की जरूरत होती है वहां अभ्यंग करो, जहाँ स्वेदन की जरूरत वहां स्वेदन करो। तो हम पहले सूत्र स्थान आदि में पढ़ते भी आ चुके हैं इसके बारे में कि जिसकी जहाँ जितनी जरूरत है वो उतना चीजें वहां जरूरी कंपलसरी करना है, क्योंकि एक अवस्था उत्पन्न हुआ बॉडी में और उसको ध्यान में रख करके हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को अभी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब हम जाएंगे चरक संहिता उन्माद चिकित्सा स्थान, उन्माद अध्याय।